पुट योर क्वेश्चन इन द चैट। जैसे बीच में मैं ब्रेक होता हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा किस टॉपिक पे था और कुछ चीजें फ्लो में रहती है तो वो मिस हो जाती है बताना। नाउ स्केजुलिंग। सो स्केजुलिंग का मतलब क्या होता है? टोटल टाइम कितना हमें लगेगा अपने टेस्टिंग को खत्म करने में। और ये पूरा एक ओवरऑल पिक्चर देता है कि टेस्टिंग टीम कितना टाइम लेगी टेस्ट को, एप्लीकेशन को पूरा टेस्ट करने में। फाइन। कितना टाइम? अब टेस्टिंग टीम जितना भी, देखो टेस्टिंग इज नेवर एंडिंग एक्टिविटी। टेस्टिंग ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, कभी भी खत्म हो सकता है किसी भी एप्लीकेशन के। ये कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन एक फिक्स टाइम होना चाहिए जब हम बोल सके कि हाँ अब हमारा एप्लीकेशन इतना टेस्ट हो गया है एंड हम अपने एप्लीकेशन को अब डिलीवर कर सकते हैं क्लाइंट को, सो दैट कि वो उसको एक जो एसएलए था हमारा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि वो वहां से वो यूज कर सके एप्लीकेशन को मेरा क्लाइंट। सो इसलिए बोलते हैं टेस्टिंग इज ए नेवर एंडिंग एक्टिविटी। लेकिन एक हम ऐसे लेवल तक पहुंच जाते हैं अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करके कि अब हमें लगता है कि नाउ वी कैन डिलीवर द एप्लीकेशन टू द क्लाइंट, कि अब वो यूज कर सकता है। एंड डिलीवरी का मतलब क्या है कि जो हमारा एसएलए था, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि हम आपको 95% 97% क्वालिटी देंगे, सो वहां तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन एक चीज है इसमें कि आखिर वहां तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। कितना टाइम लगेगा? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 8 महीने? कितना टाइम लगेगा उस टाइम, उस लेवल को अचीव करने के लिए? ये स्केजुलिंग से डिफाइन करते हैं। और ये देखो, 100% कोई भी प्लान नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि हम बोलते हैं कि हमारा 100% नहीं है तो ऑलमोस्ट 95% हमारा जो टाइम डिफाइन हम करेंगे स्केजुलिंग के अंदर, वो चीजें 90%, 95% करेक्ट होगा। 5-10% टाइम आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। 100% हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये ह्यूमन इन्वॉल्व है। तो ह्यूमन के साथ अदर थिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम एक लिमिट तक कंसीडर कर सकते हैं कि ठीक है इसकी तबीयत खराब है तो 4 दिन वो छुट्टी पे रहेगा। लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो गया, सर्जरी हो गई, तो 4 दिन नहीं, 24 दिन भी लीव पे जा सकता है पर्सन। राइट। सो नाउ जब स्केजुलिंग करते हैं तो दो चीज देखो, टेस्टिंग में दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम टाइम फ्रेम अगर की बात करें कि कितना टाइम हमें लगेगा टेस्टिंग कंप्लीट करने में, सो दो थिंग इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, कि टेस्टर हाउ मच टाइम टू टेक फॉर डिजाइनिंग टेस्ट केस। टेस्टिंग में यही चीज इन्वॉल्व होता है ना, कि वो कितना टाइम लेगा टेस्ट केस को डिजाइन करने में। और दूसरा चीज, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केस। यही दो काम करने में टेस्टर को जितना टाइम लगेगा,
वही उसकी टेस्टिंग को डिफाइन करेगा कि इतना टाइम लगेगा टेस्ट करने में। फाइन। सो दिस इज कॉल्ड स्केड्यूलिंग। अब ये चीज कैसे पता चलता है हमें कि कितना टाइम लगेगा उसे ये टेस्ट केस को लिखने में और टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने में? सो हम दोनों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखते हैं। पहला है कि टेस्ट केस को लिखने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिजाइन टेस्ट। नाउ इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक टेस्टिंग टीम में एज्यूम करते हैं एक पर्सन है ए, बी एंड सी। टोटल हमारे पास एज्यूम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है लेट से 200, और एक रिक्वायरमेंट के लिए एक तो पॉजिटिव टेस्ट केस होगा, दूसरा दो हमने निगेटिव। ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि फॉर एवरी रिक्वायरमेंट 3 टेस्ट केस हमने लिखा है। सो टोटल टेस्ट केस हमारे लिखेंगे, लिखा नहीं है, लिखेंगे। सो टोटल टेस्ट केस ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं हमारे पास 600 होंगे। एक हमने एज्यूम किया ये 600 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 600 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 600 से ज्यादा वैसा नहीं है कि 2000 हो जाएंगे या 1000 हो जाएगा। 5, 10, 15% ऊपर नीचे हो सकता है ना। अब हमारे पास 3 टीम मेंबर हैं और एक लीड है। ठीक है, एक हमारा लीड है, डी इज अ लीड। इसे मैं रेड कर देता हूं। डी मेरा टीम लीड है। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि मुझे टेस्ट केस तो मेरे टीम मेंबर ही लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि मेरे टीम मेंबर कितने टेस्ट केस लिख सकते हैं। ये मुझे, मैं जबरदस्ती बोल दूं कि आपको इतने टेस्ट केस लिखने हैं, आपको इतने लिखने हैं, तो हो सकता है वो गलत भी लिखे, हो सकता है कि उनके टेस्ट केस को रिव्यू करने में काफी टाइम लगे। मल्टीपल चीजें हैं। तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले ना मैं अपने टीम का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, एंड यहां मैं बोलता हूं टोटल एक्सपीरियंस इसका कितना है। दूसरा टेस्टिंग एक्सपीरियंस। तीसरा डोमेन एक्सपीरियंस। मतलब कि मेरे टीम मेंबर में हो सकता है कि दूसरे टीम से भी आए हों या दूसरे प्रोफाइल से लोग आए हों, तो टोटल उनका कुछ उधर भी एक्सपीरियंस रहा होगा। सो उनका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, तो मैं ए को बोलता हूं कि ये मेरा ना फ्रेशर है, एकदम जीरो, कोई एक्सपीरियंस नहीं, सो जीरो। बी को मैं बोलता हूं ये 4 साल एक्सपीरियंस पर्सन है, बी 4 साल एक्सपीरियंस पर्सन है। सी भी 4 साल एक्सपीरियंस पर्सन है और डी 6 साल एक्सपीरियंस है ना। अब डी तो टीम लीड है, तो चलो वो टेस्ट केस अभी हम उसको कंसीडर नहीं करें। टीम, चलो हम अपना मैट्रिक्स एक पहले बना ले फिर डिस्कस करते हैं ना। मैंने बोला कि इसका, चूंकि इसका टोटल एक्सपीरियंस जीरो है तो ये भी जीरो होगा, डोमेन एक्सपीरियंस भी जीरो होगा। डोमेन मतलब जिस टाइप का एप्लीकेशन है मेरा, वो एप्लीकेशन, वो क्या वो पहले भी टेस्ट कर चुका है, दैट इज कॉल्ड डोमेन एक्सपीरियंस। नाउ बी जो है 4 साल इसका टोटल एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं बोलता हूँ इसका टेस्टिंग में 2 ही साल एक्सपीरियंस है। 2 साल किसी और प्रोफाइल में था, हो सकता है सेल्स में था, हो सकता है आईटी सपोर्ट में था, हो सकता है किसी और प्रोफाइल में था। सो 2 साल ही इसका टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है। लेकिन इसका डोमेन एक्सपीरियंस भी है कुछ। लेट से ये बिजनेस करता था, या किसी ई कॉमर्स का मान लो मेरा प्रोजेक्ट है, तो ई कॉमर्स, ये सेल, ई कॉमर्स पे ये सेलर था, तो डोमेन का तो इसे नॉलेज है, राइट। तो मैं बोलता हूँ 1 साल इसका डोमेन का नॉलेज है। सी जो है, इसे टोटल 4 साल एक्सपीरियंस है और डोमेन का एक्सपीरियंस जीरो है।
उस डोमेन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और इसे भी टोटल 6 साल एक्सपीरियंस है, डोमेन का एक्सपीरियंस लेट्स से 2 ईयर है। तो मेरा एक स्किल मैट्रिक्स बन गया, एंड दिस इज कॉल्ड स्किल मैट्रिक्स ऑफ टेस्टिंग टीम। एक स्किल मैट्रिक्स मेरा बन गया बेस्ड ऑन दीज 3 कैटेगराइजेशन: टोटल एक्सपीरियंस, टेस्टिंग में एक्सपीरियंस, और उसका डोमेन एक्सपीरियंस कितना है। इन तीनों के बेसिस पे मैंने अपने टीम का ना एक स्किल मैट्रिक्स बनाया ना। अब इस स्किल मैट्रिक्स के बेसिस पे ही मैं डिफाइन करूंगा कि कितना टेस्टिंग में टाइम कितना टेस्ट केस लिखने में टाइम लेगा टीम मेरा। तो इस स्किल मैट्रिक्स के बेसिस पे टोटल टेस्ट केस हमें अभी एजम्पशन है मेरा कि 600 टेस्ट केस लिखेंगे। तो नाउ ए ये है मेरा डे 1, ये डे 2, डे 3, डे 4, एंड आगे जो भी डे होगा आगे देखते हैं। अच्छा, जब टेस्ट केस लिखने की बात आती है तो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है टेस्ट केस डिजाइनिंग का। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है दैट इज 35 क्वालिटी टेस्ट केस। एक टेस्टर एक दिन में 35 क्वालिटी टेस्ट केस मैंने स्पेसिफिकली लिखा है, ध्यान देना, क्वालिटी टेस्ट केस लिख सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी टेस्ट केस? सो एक इमेजिन करो एक सिचुएशन कि एक यूजर आईडी और एक लॉगिन पेज है जहां पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के मुझे टेस्ट करना है, और यूजर आईडी एबीसी है, पासवर्ड 123 है। सो मैं हर एक गलत यूजर आईडी, हर एक गलत पासवर्ड के लिए एक नया टेस्ट केस लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब हर टेस्ट डेटा के लिए मैं एक टेस्ट केस लिख सकता हूं। लेकिन ये मेरा क्वालिटी टेस्ट केस नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ टेस्ट डेटा को चेंज कर रहा हूं। राइट, एप्लीकेशन का बिहेवियर, एक ही बिहेवियर को मैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट डेटा के साथ चेक कर रहा हूं। So this will not considered as a quality test case. क्वालिटी टेस्ट केस का मतलब ही होता है कि हम, अगर मोटे तौर पे मैं बोलूं तो, फंक्शनैलिटी को कवर करें, एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को कवर करें। तो एटलीस्ट 35 फंक्शनैलिटी अगर बोला जाए मोटे तौर पे, तो हमें अब एक दिन में हम 35 फंक्शनैलिटी को कवर कर सकते हैं विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव टेस्ट सिनारियो के साथ। अब अगर टेस्ट डेटा चेंज करके करना है तब तो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट मारो, वहां पे टेस्ट डेटा चेंज करते जाओ, तब तो 200 टेस्ट केस लिखना पड़ेगा। सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए क्वालिटी टेस्ट केस। क्वालिटी टेस्ट केस का मतलब होता है कि हमारे टेस्ट केस में फंक्शनैलिटी कवरेज हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिनारियो के साथ। सो 35 टेस्ट केस एक स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। नाउ ए जो है वो अब फ्रेशर है, तो मैं बोल रहा हूँ ए एक दिन में 35 तो नहीं लिख सकता है। तो मैं बोलता हूँ ये तुम 15 टेस्ट केस लिखो। बी, ये बाकी सब 2 साल 3 4 साल एक्सपीरियंस है, तो मैं सबको बोलता हूँ 35 टेस्ट केस लिखो। डी पहले दिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ये
अपना अदर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रिपेयर कर रहा है, बिकॉज डी को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ एज ए टीम लीड। तो वो अपनी चीजों को अलग अलग और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, वो अपना प्रिपरेशन कर रहा है, उधर इंगेज है। नाउ द फर्स्ट डे हमारे पास टोटल कितने टेस्ट केस हो गए? 35, 70, 80, 90 टेस्ट केस मेरे पास पहले दिन बन के रेडी। नाउ अब मैं डी नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, मैं बोलता ये फिर से अपना 15 टेस्ट केस लिखेगा, ये 35 टेस्ट केस लिखेगा, ये 35 टेस्ट केस लिखेगा। अब मैं डी को बोलता हूं कि तुम जो ये जो 90 टेस्ट केस लिखा हुआ है ना, जस्ट रिव्यू दिस 90 टेस्ट केस, इसे तुम रिव्यू करो। सो डी टोटल 90 टेस्ट केस को रिव्यू करता है, उसमें जो भी गलत है उसको नोट डाउन करेगा, एंड सारे टीम मेंबर के तीनों ABC के टेस्ट केस को रिव्यू करता है। सो डी ने नेक्स्ट डे कोई टेस्ट केस नया नहीं लिखा, सिर्फ रिव्यू किया। सो सेकेंड डे हमारे पास बन के टेस्ट केस रेडी हुए 90, और 90 टेस्ट केस हमारे रिव्यू हुए, राइट ना। अब नेक्स्ट डे इसने, डी ने सारे टीम मेंबर को बोला कि तुम्हारे जो भी टेस्ट केस को रिव्यू करके मैंने रिव्यू कमेंट दिया है, तो सबसे पहले उसे ठीक करो, उसके बाद नए टेस्ट केस लिखना। तो सबने, अब पूरा तो गलत नहीं होगा टेस्ट केस, जो भी 2, 4, 5 सबका जो इंफॉर्मेशन मिसिंग होगा वो तो सब अपना पहले पुराने वाले टेस्ट केस को ठीक किया। और ये डी जो है, अच्छा पुराने वाले टेस्ट केस को ठीक है, अब इसको करने में तो कुछ तो टाइम लगेगा उसे, राइट। तो अपना लेट से कि 1-1 घंटे में सबने कर लिया, 1 या 2 घंटे में सबने कर लिया। अब डी जो है नेक्स्ट डे का, जो डे 2 का ये 90 टेस्ट केस था, इसको रिव्यू करेगा तीसरे दिन, सेकेंड डे का ना। डे 3 के दिन इन लोगों ने तो अपना रिव्यू कमेंट अपडेट कर लिया टेस्ट केस में। अब 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम लगा, उसके बाद इसने, ए ने फिर से 15 टेस्ट केस लिखा, और इसने टोटल लेट से कि 30 टेस्ट केस लिखा। इसने भी नए टेस्ट केस 30 लिखे, और इसने 90 टेस्ट केस सेकेंड डे का रिव्यू किया, ये वाला, इसको रिव्यू किया। सो दूसरे दिन मेरे पास 90 टेस्ट केस तो बेसलाइन हो गए, और 75 टेस्ट केस मेरे न्यू बने, और 90 टेस्ट केस रिव्यू हुआ, राइट। सो अब डे 4 ये 90 टेस्ट केस तो मेरा फोर्थ डे में, अगर ऐसे लिखूं मैं, 90 टेस्ट केस ये वाला रिव्यू फिक्स हो गया, राइट। 90 टेस्ट, तो 90 ये बेसलाइन हुआ, और 75 ही मान के चलते हैं न्यू लिखा गया, और फिर 75 रिव्यू किया गया। सो फोर्थ डे 90 प्लस 90, 180 टेस्ट केस बेसलाइन हुए 4 दिन में। अब 75 होने लगा, और पर डे 75 का बेसलाइन होगा, राइट। ऐसे मूव करते जाएगा। तो 180 4 दिन में हुआ, और 75 कितना होगा? अगर 600 टेस्ट केस लिखने हैं, तो 200 इधर हो गया, 300, मतलब 4 दिन और। मोटा मोटी मैं काउंट कर रहा हूँ कि 4 इन टोटल 8 डेज में all 600 test case are
बेस लाइन होगा, करेक्ट? एनी क्वेश्चन? ओके, सो नाउ एक मोटे तौर पे मैंने लिया है कि चूंकि 4 दिन में मैं देख रहा हूं कि मेरे 180 टेस्ट केस हो रहे हैं, उसके बाद 75 तो 180 हो गए, प्लस फिर 1 डे में 75, सेकेंड डे 75, थर्ड डे 75, फोर्थ डे 75, कितना हो गया? 150 प्लस 150, 300 हो गए, और 200 इधर, मोटा तौर पे तो मतलब 5 दिन मान लो, तो 5 दिन इधर प्लस 4 दिन इधर, 9 डेज में, टोटल 9 डेज में मेरे 600 टेस्ट केस बेस लाइन हो गए। ये मैं एक मोटे तौर पे बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो आप बस समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो। एक सेकेंड। हम्म, सो नाउ अब आता है कि ये 9 डेज में, मतलब डेज 9, टीम 4, राइट, पर डे एफर्ट, मैं काउंट करता हूँ, 8 आवर वर्किंग होता है, मैं लेट से कि 6.5 आवर काउंट करता हूँ, तो टोटल कितना हो गया? 9 into 4 into 6.5, 234, so total effort 9 into 4 into 6.5, 234 मैन आवर्स टेस्ट केस डिजाइन करने में लगेगा। अभी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, दैट इज फॉर डिजाइनिंग टेस्ट केस। ना, अब ये तब लगेगा ना जब 9 डेज ऑल टीम मेंबर विल वर्क 6.5 आवर। वो टाइम पे ऑफिस आते हैं, पूरे 6.5 घंटे काम करते हैं, विथ फुल एफर्ट काम करते हैं, तब जाके मेरा ये टाइम लगेगा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, अब ये तो एकदम पॉसिबल है नहीं। हाँ ठीक है, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर वो डेविएट हो गए, मान लो कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि मेरे टीम मेंबर ट्रैफिक में फंस गए और वो 2 घंटे ऑफिस लेट से आया, तो या तो वो एक्स्ट्रा टाइम बैठेगा, हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो गई, हो सकता है कि अचानक से कुछ नेचुरल क्लैमिटी आ गई, तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं, इंटरमिटेंट इश्यू आ सकता है, कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं ना। तो जब ऐसे इश्यूज आएंगे, तब हम क्या करते हैं कि उसको हम पहले से कंसीडर करके रखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 234 मैन आवर जो लगेगा, इसका 15%, पहले हम लोग 20 से 25% रखते थे, लेकिन आज के डेट में अब कंपनी, क्योंकि बिलिंग होने लगा है, क्लाइंट भी इसको लेके काफी सीरियस रहता है, तो इसका मैक्सिमम 15% कितना होगा? 35, मोटा मोटी 35.1 आवर्स। तो मोटा मोटी हम 35 आवर्स ले रहे हैं, ठीक है? सो 35 आवर्स हम बफर टाइम रखते हैं। 35 आवर्स हम बफर टाइम क्या है? सिंपल सा, कि लेट से कि मुझे रेल ट्रेन पकड़ने जाना है और मेरी ट्रेन है 8 बजे मॉर्निंग में, तो मैं कोशिश करता हूँ ना कि 10-15 मिनट या आधे घंटे पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊं। मैं बफर टाइम लेके चलता हूँ कि हो सकता है ट्रैफिक में फंस जाऊं मैं, हो सकता है प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा भीड़ हो,
हो सकता है कि ऑटो वाले का कुछ ऑटो बीच में खराब हो जाए या कैब वाले का कैब खराब हो जाए, तो मुझे दूसरा पकड़ना पड़ेगा। तो कुछ मिनट्स कुछ आवर्स मैं अपना बफर लेके चलता हूँ। सो टोटल कितना लगेगा मुझे? 234 प्लस 35, 269 मैन आवर फॉर टेस्ट केस डिजाइनिंग, right? Now the second part is test case execution. एक चीज तो हमने निकाल लिया कि 269, ये मुझे लग रहा है टेस्ट केस डिजाइनिंग में। अब एग्जीक्यूशन की बारी आती है, तो एग्जीक्यूशन में फिक्स्ड है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड 35 टेस्ट केस पर डे एग्जीक्यूशन। देखो, अगर आप एक अच्छे कंपनी में काम करते हो, एक स्टैंडर्ड कंपनी जो फॉलो करती है, जो लॉन्ग रन, देखो कोई भी स्टैंडर्ड को हम क्यों फॉलो करते हैं या कोई भी एक प्रोसेस को फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसी कंपनी जो प्रोसेस फॉलो करती है ना, वो लंबे टाइम तक चलती है, वो 2 4 5 6 साल में बंद नहीं होती है। जैसे इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल, आईबीएम, कॉग्निजेंट, ये लम 20 30 साल से कंपनी रन हो रही है। और ऐसे बहुत सारे आईटी कंपनी आप देखोगे जो अचानक आई मार्केट में और बहुत अच्छा ग्रोथ किया फर्स्ट 10 ईयर, और उसके बाद फिर कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। बिकॉज वो प्रोसेस शुरुआत में फॉलो करते हैं, शुरुआत के 1 2 साल प्रोसेस फॉलो नहीं करते, लेकिन 2 4 साल के बाद प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो नेक्स्ट 7 8 ईयर में ग्रोथ करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं अब हमें पैसा ही बनाना है। तो वो सारे प्रोसेस को साइड कर देते हैं। अब उनका फोकस होता है सिर्फ रेवेन्यू पर। तो एक लॉन्ग टर्म तक 4 5 साल तक रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन उनका प्रोजेक्ट फेल होना शुरू होता है, अपना स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं उन्होंने, एंड देन कंपनी गायब हो जाती है। बहुत सारी कंपनी इस चलते बंद हो जाती है। आप इंडिया में जो आज के डेट में इतने स्टार्टअप्स खुलते हैं, डेली अगर 100 स्टार्टअप ओपन होता है तो 110 स्टार्टअप बंद भी होते हैं। उसका रीजन यही है कि वो कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते, कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं। हाँ, रिसोर्स को शुरुआत में फंडिंग हो रही है, पैसा अच्छा पे कर रहे हैं, दिस है दैट है। आपकी अगर मार्केट वैल्यू आज 2 लाख रुपए है, तो आपको वो 6 लाख रुपए पे करते हैं, बट कोई प्रोसेस नहीं उनका है कि सब कुछ 1 2 घंटे में 4 घंटे में आप बना के दे दो, मैं टेस्ट वेस्ट सब करके, तो वो आगे चल के खत्म ही हो जाती है कंपनी ना। दिस इज द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड कि 35 टेस्ट केस, जो टेस्ट केस क्वालिटी टेस्ट केस आपने लिखा है, उसी क्वालिटी टेस्ट केस का की मैं बात कर रहा हूं कि 35 टेस्ट केस आप पर डे एग्जीक्यूट करोगे। अब कुछ लोग 40 भी कर देते हैं, 50 भी कर देते हैं। उसका अब क्या है कि 35 इसलिए लिया जाता है, एक स्टैंडर्ड इसलिए बोला जाता है कि आप टेस्टिंग कर रहे हो, एक एक स्टेप को पढ़ के समझ के एप्लीकेशन पे चीजों को चेक कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, सो इट विल टेक टाइम। दूसरी चीज, आप बग भी रेज कर रहे हो, बग रेज कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से आप बग रेज कर रहे हो, सारा इंफॉर्मेशन डेवलपर को प्रोवाइड कर रहे हो जिससे कि उसे समझ में आए बग क्या है, स्क्रीनशॉट लगा रहे हो, सो इट विल ऑल्सो टेक टाइम। सो दैट्स वाई एक 35 स्टैंडर्ड को माना गया है ना। अब ए, बी एंड सी, 3 टीम मेंबर, डी तो टीम लीड है, उसका वो अपना और भी कुछ काम कर रहा है, सो उसे हम माफ कर देते हैं।
35, 35, 35 पर डे कितना हो गया? एक को मान लेते हैं कि 40, राउंड फिगर करने के लिए, ऑन एन एवरेज कितना हो गया? तो वन 110, एक सेकंड, 110 टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा पर डे। सो नाउ 600 टेस्ट केस है, तो मान के चलते हैं कि 6 दिन, राइट? सो टोटल 6 डेज में ऑल टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड। नाउ द 6 डेज में ऑल टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो अब इसको मैन आवर निकालते हैं। तो 6 इंटू, अब यहाँ पे 3 नहीं लेंगे क्योंकि टीम लीड भी काम कर रहा है, ठीक है? टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में उसका रोल थोड़ा कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके एफर्ट को हम यहाँ से हटा देंगे। तो 4 इंटू 6.5 इंटू 4 इंटू 6.5, 156 मैन आवर। अब इसमें भी हम बफर ऐड कर लेते हैं, वही 15%। तो इसका 15%, 23.5 घंटे हुए, तो 23 घंटे लेते हैं हम। सो टोटल हमारे कितने हो गए? 179.4। सो 180 मैन आवर ले लेते हैं। इतने देर में हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? इतने आवर्स में हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट आइट्रेशन के लिए है। दिस इज फॉर फर्स्ट आइट्रेशन। बग आएगा, बग रीटेस्ट होगा, रिग्रेशन होगा, तो भी तो हमें 600 या 400 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। अगर सैनिटी करेंगे तो 180, 200 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, राइट? हमें इंश्योर होना है ना कि बग सारे क्लोज हो गए कि नहीं हो गए। सो ये फर्स्ट आइट्रेशन के लिए है। तो अब मैं सेकेंड आइट्रेशन के लिए थोड़ा सा आवर कम कर देता हूं, एंड लेट्स से हम 140 आवर्स लेंगे सेकेंड आइट्रेशन के लिए। और फाइनली एक बार हम लेट्स से कि 40 आवर्स लेंगे सैनिटी के लिए, डिलीवरी के पहले। मतलब इस आइट्रेशन तक सारे बग फिक्स हो जाने चाहिए। अब हम फाइनली एक 40 आवर्स में उसका हेल्थ को चेक कर रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। ये रैंडम मैंने नंबर लिया है, इसका कोई ये लॉजिक नहीं है, आप भी निकाल सकते हो। क्योंकि सैनिटी में टेस्ट केस ऑलमोस्ट हमारे कितने होंगे? यहाँ पे 600 है, तो अगर वो हम अपना वही अगर फॉर्मूला लगाए 35%, तो करीब 200 के आसपास टेस्ट केस होंगे। एक दिन में हम 110, एक दिन में कितना हुआ? 6.5 इंटू 3 इंटू 1, 18 कितना हुआ? 20 आवर, 19.5 आवर्स, राइट? मोटा मोटी अगर हम 19 आवर्स भी रखें, तो 2 दिन में हम अपने सारे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर लेंगे, राइट? 200 टेस्ट केस को। सो इसलिए मैंने एक मोटे तौर पे 40 घंटे अपना लिया है ना। अब टोटल मुझे कितना टाइम लगा कंप्लीट टेस्ट एग्जीक्यूशन में? 180 प्लस 140 प्लस 40,
कितना हुआ? 360 180 180 360 360 मैन आवर्स हमें लग रहे हैं कंप्लीट एग्जीक्यूशन में। अब 2 आइट्रेशन के बाद भी बग आ रहा है ना, तब फिर डेवलपमेंट टीम के ऊपर क्वेश्चन होगा और वो फिर हम अपना टाइम एक्स्ट्रा लेंगे। लेकिन 2 आइट्रेशन के बाद डेवलपमेंट टीम ऑलमोस्ट बग ठीक कर देता है, सारे बग क्लोज हो जाते हैं। सो द टोटल ये हमारा क्या हुआ? एग्जीक्यूशन टाइम इंक्लूडिंग बफर। सो टेस्टिंग में हम 2 चीज कर रहे हैं अपना, डिजाइनिंग प्लस एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में हमें 360 मैन आवर लगा और डिजाइनिंग में हमें 269। सो 629 6.5 सो ऑलमोस्ट 96 डेज हमारी टेस्टिंग चलेगी। एंड 96 डेज नहीं, इसे बोलते हैं 96 वर्किंग डेज। 96 वर्किंग डेज में हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, राइट? सर ये 96 वर्किंग डेज एक एक पर्सनल के लिए होगा ना, मतलब एक रिसोर्स के लिए 6.5 आवर्स पर डे के हिसाब से। एक रिसोर्स के लिए कैसे होगा? टोटल आवर हमारा इतना लगा, डिवाइडेड बाय पर डे हमने जो इतना एफर्ट लगाया है। ओके सर, एज ए टीम। हाँ सर, समझ गया। 3 रिसोर्स का होगा ना? करेक्ट सर। सो 96 डेज में हम अपनी टेस्टिंग को कंप्लीट कर लेंगे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड स्केड्यूलिंग। सर अब ये इसमें हमें गो अहेड। सर ये हमें शेड्यूलिंग का जो रिजल्ट मिला 96 डेज का, सर ये हमें प्रपोज करना होता है क्या प्रोडक्ट ओनर को या स्क्रम मास्टर को? यस, ऑफ कोर्स। ओके। आप आपको अगर आप बताओगे नहीं कि कितना टाइम लगेगा टेस्टिंग में, तो आखिर बिलिंग कैसे करेगा कोई भी क्लाइंट? मैंने काम लिया, मैं बोला हूँ ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दे दूंगा। तो भाई कंप्लीशन का कोई डेट होगा ना, कोई टाइम लगेगा ना, कितने दिन में आप कंप्लीट करोगे? यस सर। कि दिल्ली एनसीआर के बिल्डर बन जाओगे? सर तो ये टेस्ट लीड आई मीन बताते हैं क्या ये इंफॉर्मेशन शेड्यूलिंग से यस, रिलेटेड? टेस्ट लीड इस प्लान को प्रिपेयर करता है और ओके। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी टेस्टिंग टीम अकॉर्डिंगली काम करे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा एग्जीक्यूशन, इस रिपोर्ट को हायर मैनेजमेंट को भी सबमिट किया जाता है, क्लाइंट को भी सबमिट किया जाता है। तो अब इस पूरे प्रोसेस को ड्राइव कौन करवा रहा है? टीम लीड करवा रहा है ना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने प्लान दिया है तो आप काम प्लान के अकॉर्डिंग करवाओ, राइट? सर ये सर ये शेड्यूलिंग वही करता है जो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट बनाएगा। यस, ओके ओके। टीम और लीड। ये सारा मेंशन, टीम लीड, और ये सारा मेंशन रहेगा उस टेस्ट प्लान यस डॉक्यूमेंट में। यस यस Okay. यस यस। सर हम लोग अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ना अभी तक, मुझे लग रहा है से जो शेड्यूलिंग वाला जो है, मतलब टेस्ट प्लानिंग का बाद का फेज वाला, ये मतलब सिंपल टेस्ट केस डिजाइन और एग्जीक्यूशन से भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी लग रहा है सर। मतलब थोड़ा इसमें तो इसीलिए कंप्लीट मैंने कल नहीं बताया था, इसीलिए मैंने इसको कल हम्म, नहीं बताया था। और मैं अपने सारे क्लास में इसका मैं अलग से एक मतलब टेस्ट प्लान जब बताता हूं तो इन स्केड्यूलिंग और रिस्क को अलग से मैं बताता हूं, क्योंकि सारा कुछ इसी पे डिपेंडेंट है ना।
यस। बाकी तो सब यस राम सर। कहानी है। हाँ सर। महाभारत में क्या हुआ था, गांधारी के साथ क्या हुआ, शकुनी के साथ क्या हुआ, वो सब तो छोड़ दो, मेन तो 18 दिन का युद्ध है सर हमें जिसमें ये चुन सब चुन डिटेल्स। यस, क्योंकि यही हमारा डॉक्यूमेंटेशन है दिस और यही ऑल वैलिड आर प्रूफ है। डॉक्यूमेंटेड। हम्म। सर ये सर हम वो इंटरव्यूअर आपने को नहीं स्क्रम बताना है ना मास्टर डिटेल्स। सॉरी, सर आपने उस स्क्रम मास्टर बताया था सर। तो सर इ- उस समय भी आपने कहा था कि ये टाइम वो मैनेज करता है स्क्रम मास्टर, तो इसमें टीम लीडर करता है क्या? मैंने क्या बोला, ये टेस्ट प्लान कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी में बनता है, वाटरफॉल, वी मॉडल। अजाइल में टेस्ट प्लान नहीं बनता ना, क्योंकि आप ओके। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 200 रिक्वायरमेंट है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कंसीडर की 200 रिक्वायरमेंट है, हम्म। तो 200 रिक्वायरमेंट हमें पहले ही पता चल गया ना। अजाइल में हमें पता चलता है नहीं, हमें यूजर स्टोरी मिलता है। अब हर स्प्रिंट में कितना यूजर स्टोरी है, डोंट नो, ओके। राइट। सो दीज आर द कन्वेंशनल प्लान। अगर आप कल का मेरा सेशन सुनोगे, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जब टेस्ट प्लान में, तो मैंने बोला था कि देखो अजाइल में पूछने के लिए आपके पास स्क्रम का जो बताया उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आपका इंटरव्यूअर सिर्फ अजाइल पे और दो चार क्वेश्चन है, टेस्ट केस लिखने का तरीका और एग्जीक्यूशन का तरीका, बग लॉग, तो इतने पे इंटरव्यू नहीं खत्म हो जाएगा ना। तो कन्वेंशनल चीजों से भी पूछता है, तो कन्वेंशनल चीजों में टेस्ट प्लान भी आता है। अजाइल एक प्रोसेस है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन उतना हम टेस्टर भी उतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता है। वहां पे टेस्टर के पास डॉक्यूमेंटेशन के प्रोस्पेक्टिव से अगर बोला जाए तो सिर्फ टेस्ट केस होता है और कुछ नहीं होता है। सिर्फ टेस्ट केस और एक टेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है, बहुत हुआ तो वो भी हर जगह नहीं। कुछ कुछ क्लाइंट बोलता है कि हमें हर स्प्रिंट का टेस्ट रिपोर्ट दे दो, तो एक टेस्ट रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। सर हमारा जो बाकी 90। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है अजाइल में, उनको उतना फोकस नहीं किया जाता है। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं संदीप? यस। सर हमारा 96 डेज का जो शेड्यूल निकला, वो ABCD 4 रिसोर्स थे हमारे साथ, तो हम उम्मीद करें कि ये 4 रिसोर्स 96.5 डेज तक रहेंगे सर टेस्टिंग टीम में। यस, मतलब उसमें फॉर बफर टाइम लिया एग्जांपल। ना, यस सर। बफर टाइम लिया ना, पहली बार बफर टाइम देखो यहाँ लिया। पहली बार बफर टाइम यहाँ लिया डिजाइनिंग में, दूसरी बार बफर टाइम यहाँ लिया एग्जीक्यूशन में, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो बाकी तो आप लोग का क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, रिस्क। रिस्क। देखो, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी काम में रिस्क ऑलवेज इन्वॉल्व। मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, आई एम ए वेरी गुड ड्राइवर, मुझे बहुत अच्छा मुझे ड्राइव करने आता है। मैं पूरा सेफ्टी जो भी है वो सब कुछ लेके चल रहा हूँ, हेलमेट लगा रखा हूँ, ग्लव्स है, सब कुछ लेके चल रहा हूँ। बट इट डजंट मीन कि मैं अपने आप को सेव कर लिया तो मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई दूसरा आके मुझे धक्का मार दे, लेकिन मैंने क्या किया, सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी था अपने साथ उसको बकायदा मैं फॉलो किया। तो मैंने क्या किया, जो एक्सीडेंट मेरा भी हुआ, लेकिन अगर वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होता मेरा, तो ज्यादा मुझे नुकसान पहुंचता, ज्यादा मेरा मुझे हार्म होता। लेकिन होने की वजह से नुकसान तो हुआ, लेकिन इंटेंसिटी उसकी कम हो गई, कम नुकसान हुआ, राइट।
नाउ यहाँ पे भी रिस्क में वही चीजें होती हैं। इंडस्ट्री में जो रिस्क होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट रिस्क, देन प्रोडक्ट रिस्क, एंड थर्ड वन पॉलिसी रिस्क। प्रोजेक्ट रिस्क क्या होता है कि मान लो एक कंपनी है, XYZ कोई भी कंपनी है, वहां पे एक प्रोजेक्ट आया टेस्टिंग का जिसमें कि 3 लोग थे, यही इसी को लेते एग्जांपल, 3 टीम मेंबर और एक टीम लीड था ना। 1 महीने तक सब कुछ सही चला, फिर 2 लोग रिजाइन कर दिए। अब रिजाइन कर दिए, नोटिस पीरियड 1 मंथ का है, तो रिजाइन किए तो ऑब्वियस है कि वो फुल अपने डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेंगे, 100% नहीं देंगे अपना एफर्ट। काम करेंगे लेकिन जो उनको काम पहले 35 टेस्ट केस लिखना था, अब हो सकता है कि वो 28 ही लिखे। हो सकता है वो ऑफिस थोड़े कैजुअल वे में आए, 6.5 आवर डेली अपना नहीं दे पाए, फुल्ली डेडिकेशन ऑफिस में रहेंगे, 9 आवर पूरा करेंगे बट 100% डेडिकेशन नहीं है। सो अब दूसरा रिसोर्स मैं हायर करूंगा 2। अब दूसरा रिसोर्स नेक्स्ट डे से तो नहीं आ जाएगा, इंटरव्यू चलेगा, वो भी अपनी कंपनी का नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद आएगा, तो ये तो 1 महीने में चलेगा। 1 महीने के बाद मान लो वो ज्वाइन कर लिया, 1 महीने 10 दिन 15 दिन के बाद वो ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे मुझे 1.5 महीने का तो मतलब 1 महीने का तो पूरे एफर्ट में कुछ लॉस हुआ, और 15 दिन का पूरा एफर्ट लॉस हुआ, राइट ना। अब 2 लोग को ज्वाइन कर लिया, उसके अगले फिर तुरंत इमीडिएटली तीसरे ने भी रिजाइन कर दिया, तो फिर से मुझे लॉस होगा ऐसे। अब नए टीम मेंबर आएंगे तो उन्हें पुराने की तरह फुल फ्लेज में, जो प्रोजेक्ट में इनिशियल लेवल पे थे, फुल फ्लेज में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगेगा। तो क्या होगा, मेरा एफर्ट जो मैंने कैलकुलेट किया था सब गड़बड़ हो जाएगा ना, राइट। सो दिस राइट। वन इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, प्रोजेक्ट रिस्क। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन होता है एट्रिशन रेट। जहां पे लोग ज्यादा रिजाइन करते हैं कंपनी में, वहां पे हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवरी, मतलब 95% चांसेस हैं कि प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होगा। अब ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होगा तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है, मान लो 1 महीना डिले ही हुआ तो क्या दिक्कत है, आसमान तो नहीं टूट गया। भाई 1 महीना ज्यादा अगर डिले हुआ, 1 महीना डिले हुआ, इसका मतलब क्लाइंट उसका पैसा नहीं दे रही है। अब कंपनी अपने जेब से अपने रिसोर्स को 1 महीने की सैलरी और वो सारा कॉस्टिंग निकालेगी। अगर फिक्स प्रोजेक्ट है तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कर ली है कि भाई हमारा ये काम है, 1 साल में खत्म करके आप दे दो, हम आपको $1 लाख देंगे। अब 1 साल की बजाय अब अगर 1.25 साल होने जा रहा है, तो क्लाइंट नहीं देगा पैसा, बोलेगा आप डिले भी किए हो, उस डिले का पैसा हम आपको नहीं देंगे, आप दो अपना पैसा, हमें तो प्रोजेक्ट चाहिए। अगर बिलिंग प्रोजेक्ट है तो क्लाइंट बोलेगा भाई बिलिंग प्रोजेक्ट है तो हम नए रिसोर्स की बिलिंग नहीं करेंगे, आप 10 टीम में 3 मेंबर की हम बिलिंग करेंगे। 3 से अगर आप डिले हुआ है और आप 5 को लेके आ रहे हो कि ऑन टाइम हम करेंगे, देन आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। मेरी बिलिंग 3 की ही होगी, भले आप 5 से काम करवाओ और उसी में डिस्ट्रीब्यूट करो उनकी बिलिंग को, मुझे ऑन टाइम चाहिए चीज। और कुछ कुछ कंपनी में तो कुछ क्लाइंट के साथ अगर ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हुई, एक उसमें भी एक होता है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट में कि 5-10% टाइम डिफरेंशिएट कर सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा डिफरेंशिएट करेगा तो भाई हम आपका कॉस्ट कम कर देंगे।
क्योंकि लॉस मुझे भी हो रहा है कि आप मुझे 1 साल में ये प्रोजेक्ट डिलीवर करके दे दोगे, फिर हम भी अपने आगे क्लाइंट को बोल रखे हैं कि हम आपको इसका डेमो देंगे, वहां से हमें रेवेन्यू जनरेट होने वाला था, अब वहां भी डिले हो जाएगा तो हमारा भी लॉस हो रहा है, तो हम उसको तो हम क्या अकेले नहीं बियर करेंगे, आपको ही बियर करना पड़ेगा उस लॉस को। सो दिस वन इज द मोस्टली इम्पैक्टेड रिस्क इन द इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा। अब एट्रिशन रेट होने का कारण क्या है? तो कंपनी में जो एम्प्लॉय है उसको उनका पे पैकेज सही नहीं मिल रहा है, कॉम्पनसेशन सही नहीं है, या इन्वायरमेंट जो एम्प्लॉय फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है कंपनी में, काफी टॉक्सिक वे में काम करते हैं लोग। तो चलो ठीक है, बहुत लोगों के पास जॉब नहीं था, उन्होंने पकड़ लिया, बट दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, जैसे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो चले जाएंगे। आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, दे विल नॉट स्टे बैक। सो दिस वन इज द एट्रिशन रेट, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट रिस्क। अब यहीं पे आप देख रहे हो, प्रोजेक्ट रिस्क एक था हमारे पास कि मेरा अगर कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ गई, कुछ छुट्टी पे चले गए, तो उस रिस्क से बचने के लिए मैंने क्या किया था, पहले ही बफर टाइम इंक्लूड कर दिया बफर लिया था। था। एंड दिस बफर टाइम जो इंक्लूड करते हैं, नॉट हियर, बट उसे हम रिस्क में कवर करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन प्लान। अब एक सिचुएशन समझो कि मेरे तीनों एम्प्लॉय रिजाइन नहीं कर रहे हैं, सब कोई आ रहा है, लेकिन 2 एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो गई और 1 सप्ताह उन्होंने छुट्टी ले लिया। मतलब 1 वीक, 5 दिन, एक रिसोर्स का 30 आवर्स, 32 आवर्स, 2 रिसोर्स का 64 आवर्स का मुझे सीधे सीधे डिले हो गया। बफर टाइम मेरा 32 आवर्स के अराउंड था, 23 आवर्स, यहाँ पे और कम है, 35 आवर, और मुझे 64 आवर्स का लॉस हो गया। तो इसको कैसे कवर अप करेंगे? तब मैं मिटिगेशन प्लान, मुझे पता है कि यार ये ऑन टाइम नहीं हो पाएगा, तब मैं जैसे वो रिसोर्स आते हैं तो मैं बोलता हूँ अपने रिसोर्स को, यार हम लोग थोड़ा 2 to 3 आवर्स पर डे एक्स्ट्रा। स्ट्रेच करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम। तो कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं ना। Yes. तो ये कहलाता है मिटिगेशन प्लान। ना, प्रोडक्ट रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क जो होता है, इसका आप ऐसे समझो कि बहुत लोग यहाँ पे फेसबुक अभी यूज करते होंगे आप लोग। फेसबुक के पहले एक ऑर्कुट चलता था गूगल का, ठीक है, ऑर्कुट बंद हो गया, फेसबुक चल रहा है। जब फेसबुक इंडिया में नया नया आया था, उस समय ऑर्कुट के यूजर यहाँ बहुत ज्यादा थे, लाखों में थे, और फेसबुक के यूजर हजारों में थे। लेकिन फेसबुक क्या किया, टाइम टू टाइम अपनी चीजों को इम्प्रूव करते गया, उसे अपडेट करते गया, और ऑर्कुट ने बोला कि नहीं, हमारे यूजर इसी को पसंद करते हैं, हम इसी को रखेंगे। लेटर ऑन क्या हुआ, 2-4 साल में ही ऑर्कुट मार्केट से आउट हो गया, और फेसबुक 100% अब इंडियन फेसबुक यूज करते हैं। सो प्रोडक्ट रिस्क क्या होता है कि अगर अपने कस्टमर को हम एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ नए फीचर नहीं दें, तो ऑब्वियस है कि वो उसको यूज करना बंद कर देंगे। कोई ऑल्टरनेट आएगा एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग दैट। सो हमें मार्केट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम भी अपडेट करना चाहिए। अपडेट।
नाउ द पॉलिसी रिस्क, इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है आपके पास नोकिया। नोकिया का एक समय ना मार्केट में जो पेनिट्रेशन था इंडियन मार्केट की अगर बात करें, सो दैट इज 70% to 80% यूजर नोकिया के फोन को यूज करते थे, 70 to 80%। और 20 to 30% में बाकी जितने भी मोबाइल कंपनीज थे उनके फोन यूज सैमसंग होते थे, फोन। राइट। बट फिर आया एंड्रॉयड। नोकिया ने, बाकी सारी कंपनियों ने एंड्रॉयड पे अपने मोबाइल को लेके चले गए ऑपरेटिंग सिस्टम पे। नोकिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था दैट इज था सिम्बियन। उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज आवर पॉलिसी। हम जो एंड्रॉयड एप्स देता है, मोबाइल एप्स दे रहा है बना के अपने प्ले स्टोर में, iOS का आ गया था, तो वो जो दे रहा है एप्पल स्टोर, हम भी अपना एक प्ले स्टोर बनाएंगे और वहां पे ऐप बना के डालते जाएंगे। लेकिन एंड्रॉयड ओपन सोर्स, iOS ओपन सोर्स था प्ले स्टोर में, सिम्बियन लोग कम यूज करते थे, तो इस पे ऐप भी नहीं आता था ज्यादा, और इस पे जो ऐप आता था वो नोकिया कंपनी के डेवलपर बनाते थे। तो जहां 50-100 डेवलपर डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन को, और कहाँ 5,000 डेवलपर, एंड्रॉयड ओपन सोर्स था, हर कोई अपना अपना ऐप बना के डाल सकता था, तो ऑब्वियस है कि ऐप ज्यादा से ज्यादा एंड्रॉयड पे यूजर को मिलेगा। तो लोग नोकिया से स्विच करते गए करते गए करते गए एंड्रॉयड पर आ गए। नोकिया कंपनी 70 to 80% से कम होते 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 सोल्ड। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट ने मोटरोला को बेचा, मोटरोला इसको हटा ही दिया अपने पास से। तो इसकी पेरेंट कंपनी को बोला कि तुम्हें हम फ्री कर देते हैं, जाओ। और ये इसकी पेरेंट कंपनी थी कोई जीएमडी ग्लोबल करके है, आई एम नॉट श्योर, ऐसे करके है। एंड नाउ अगेन दे लॉन्च नोकिया फोन विथ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड। यही काम अगर ये पहले कर लिए रहते, उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया और अपनी कंपनी को डुबाना पसंद किया, अगर यही काम ये पहले कर लिए रहते तो आज मार्केट में नोकिया 2 से 3% है ना इंडियन मार्केट में, और उस समय इनका गिरते गिरते भी अगर जाता तो आज 40 से 45% मार्केट कैप्चर होता है इनका। बट पॉलिसी से रिस्क, पॉलिसी चेंज नहीं किया एंड मार्केट से आउट हो गए। इट मीन्स व्हाट, कि टाइम टू टाइम आप कस्टमर को वो चीजें दो जो कस्टमर देख मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। आप अपने पॉलिसी पे स्टिक रहकर सोचोगे कि मैं कंपनी को बनाते रहूंगा, रेवेन्यू जनरेट करते रहूंगा, कस्टमर मेरा ग्रांटेड है, नहीं चलेगा। So these three risks are comes into the test plan। और रिस्क जो आता है तो मिटिगेशन प्लान भी उसके साथ हम अलग से बनाते हैं, वो प्लान अलग से बनता है मिटिगेशन प्लान, कि ये रिस्क है, मतलब चांसेस है कि ये रिस्क आ सकती है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए हम एक मिटिगेशन प्लान बनाते हैं अलग से, अलग एक डॉक्यूमेंट होता है कि अगर कोई भी रिस्क आ रहा है, जनरली सर्विस बेस्ड कंपनी में प्रोजेक्ट रिस्क ही आता है, कि अगर ये रिस्क आ रहा है तो हम मिटिगेशन प्लान से चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। यस।
So this is now completed the test plan. Ab, just a second.